नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तो आइए, बिहार दरोगा और बिहार सीजीएल के लिए जो साइंस का सीरीज हम दे रहे थे, बीच में एक दो दिन गैप हो गया था। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि पता है बीच बीच में कुछ काम आ जाता है ना, ड्यूटी से संबंधित, तो उसमें हमको कहीं इधर उधर जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा बीच में कभी कभी हो सकता है। आइए फिर से हम शुरू करते हैं। साइंस के लगभग 25 प्लस प्रश्न रहेंगे। देखिए, मैं 25 प्लस क्यों रखता हूं पता है आपको? क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी है या बिहार दरोगा जो आएगी, इसमें इतने ही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। जैसे कि सीजीएल में भी देखिए लगभग 25 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, सीजीएल में भी आपको लगभग 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यही हाल बिहार दरोगा में भी है, लगभग 25 से 30 आपको दरोगा में भी मिलने वाला है। इससे कम नहीं, इतना तो मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए हम इतना ही प्रश्न पढ़ते हैं, ताकि रिवीजन हमारा फटाफट होते रहे और एग्जाम में एकदम बेहतरीन करके आए। आइए शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। उससे पहले चलिए, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही सरल है। आप जानते हैं कि इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण में एक चीज पूछता है कि भैया प्रकाश संश्लेषण में किस कलर में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होती है? दो पूछता है। सर्वाधिक अगर पूछे कि किस रंग में, तो सबसे ज्यादा बताएंगे कि लाल जो है इसमें सर्वाधिक होगी, और जो बैंगनी जो है इसमें सबसे कम होगी। वहीं अगर हम बात कर लें कि हरा में क्या होता है, तो हरा में नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, हरा में देखिए, प्रकाश में 3 प्राकृतिक कलर आपको दिखाई देता है, लाल, हरा, नीला। ये प्राथमिक कलर यही तीनों है, लाल, हरा और नीला, ठीक ना? तो लाल में क्या होता है भाई? लाल में सर्वाधिक होता है, बैंगनी में सबसे कम होता है। हरा प्रकाश को जो पत्तियां होती है ना, वो परावर्तित कर देती हैं, इसीलिए पेड़ पौधे हरा दिखाई देते हैं। हरा प्रकाश जो आता है वो लौट जाता है। लाल से सबसे ज्यादा अवशोषण होता है और बैंगनी से न्यूनतम, हरा लौट जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे कम किसमें? तो सबसे कम बैंगनी में। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि भैया प्रकाश संश्लेषण में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसा किसने बताया? एक वैज्ञानिक हैं इंगेनहॉज, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इंगेनहॉज है ना, इंगेनहॉज नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है, लेकिन इसके लिए प्रकाश की जरूरत होती है। तो प्रश्न बनेगा ऐसे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता किसने बताया? मतलब प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसा किसने बताया? तो ऐसा बताया इंगेनहॉज ने। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा लाल में और सबसे कम बैंगनी में। ये हो गया फोटोसिंथेसिस। क्लियर? क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए, अरे ज्यादा हो गया, आ जाइए। श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कभी कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ देगा, और कभी पूछ देगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपको ध्यान देना है कि सत्य है और कौन नहीं है सत्य, है ना? चलिए, ऊर्जा कभी प्राप्त नहीं होती है, तो श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ए तो नहीं होगा सत्य। ऊर्जा प्राप्त होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। देखते हैं भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या सही है। ऊर्जा प्राप्त होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है। अब बी और सी में कोई एक सही है, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो देखिए, ऊर्जा जो संग्रहित होती है ना, वो एटीपी के रूप में, कोशिकाओं में पूछता है कि कोशिकाओं में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है।
किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका याद रखिएगा, कभी पूछता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी के रूप में ये ऊर्जा भंडारित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी होता है, डी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आइए, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, वही प्रकाश संश्लेषण की ही बात आ रही है। तो मैं बता चुका हूं कि भैया लाल और नीला को, हरा को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, हरा को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, ये वाला होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछा है ना, कि सबसे ज्यादा सबसे कम, इसीलिए इस प्रश्न को रखा हूं। आइए, ये बढ़िया प्रश्न है ज्यादा। चलिए, व्हिटेकर द्वारा जीवों के वर्गीकरण में किसे शामिल किया गया था? देखिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित एक सवाल आपका फिक्स है, पहले ध्यान दीजिएगा। पहले जो वर्गीकरण हुआ, यह दो जगत का वर्गीकरण हुआ। कितने जगत का वर्गीकरण? तो यह दो जगत का वर्गीकरण हुआ। यह किसने किया? तो यह लिनियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा यह किया गया, दो जगत का वर्गीकरण। लिनियस के द्वारा जो किया गया दो जगत का वर्गीकरण, इसमें क्या क्या रखा गया है जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें रखा गया था जंतु, पूछता है कि द्वि जगत का वर्गीकरण किसने किया था? जंतु, और था पादप। ठीक ना, ये दो जगत का वर्गीकरण था। अब पूछता है भाई तीन जगत का वर्गीकरण, तो तीन जगत का वर्गीकरण में आता है, देखिए तीन जगत का जब वर्गीकरण होगा तो नाम आएगा हैकल का। किसका नाम आएगा? हैकल का। ये दो तो था ही, तीसरा जगत में इसने क्या जोड़ दिया? तो इसने प्रोटिस्टा जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हैकल के द्वारा जो जोड़ा गया है उसको मैं यहां पर रख रहा हूं। हैकल के ये दो है लिनियस का, ये दो किसका है? लिनियस का है। ये तीसरा जो है ये किसका होगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जोड़ा है किसने? हैकल ने। तीन जगत का ये कर दिया। अब पूछता है चार जगत का वर्गीकरण किसने किया? तो भैया चार जगत का वर्गीकरण में आ जाता है कोपलैंड। कौन आता है? कोपलैंड। कोपलैंड ने भी भाई चौथा चीज क्या जोड़ा है? तो इन्होंने मोनेरा जोड़ा है, मोनेरा। मोनेरा जोड़ा है कोपलैंड ने। जैसे देखिए लिनियस के समय था जंतु और पादप, हैकल के समय हो गया जंतु, पादप और प्रोटिस्टा। कोपलैंड ने कहा कि जंतु, पादप, प्रोटिस्टा तो है ही, मोनेरा भी एक जगत है। और जब पांचवें जगत का वर्गीकरण होता है तो इन्होंने किया, व्हिटेकर ने किया है। किसने किया है? व्हिटेकर ने किया है। याद रखना भाई, कोई बताएगा नहीं व्हिटेकर वाला, मतलब पढ़ाते तो सब है लेकिन डिटेल में जानना जरूरी है। इसने जोड़ा था कवक। तो क्या प्रश्न बना है? देखिए, व्हिटेकर द्वारा जीवों का वर्गीकरण में किसे शामिल किया गया? तो कवक को शामिल नहीं किया गया। देखिए मोनेरा जगत तो ऑलरेडी पहले से किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा। जंतु जगत तो लिनियस के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कवक। क्लियर है? कवक। चलिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसे वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं? वास्तविक जीवाणु। वास्तविक जीवाणु कहा जाता है यू बैक्टीरिया को। किसे? यू बैक्टीरिया को कहा जाता है वास्तविक जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज अगर पूछता है तो बताएंगे ल्यूवेनहॉक। किसने? ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करी थी। देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो ये वायरस होता है आंसर। ध्यान रखिएगा, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। चलिए आइए, क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्फिनोल का मिश्रण ये रोगाणुरोधक है। ज्यादा समझना नहीं है, पूछा गया है दरोगा में ये प्रश्न।
आइए, दूध को दही में परिवर्तित करने में बैक्टीरिया है। दूध को दही में परिवर्तित कौन बैक्टीरिया करता है? तो जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा ऐसा किया जाता है। अब आता है बात कि दूध को पास्चुराइजेशन, है ना, दूध को पास्चुराइजेशन, किसने दूध का पास्चुराइजेशन जैसे ये खोज किसने किया था? तो यह लुई पास्चर के द्वारा, किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा दूध को पाश्चुकृत करने की विधि बताई गई थी। देखिए, आप दो प्रकार से पढ़ते हैं दूध को वो करने वाला। तो एक होता है लगभग 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकंड तक उसको गर्म करना होता है, यही होता है ना। और एक होता है 62.8 डिग्री पर लगभग 30 मिनट तक इसको गर्म करना है, और ये होता है पास्चराइजेशन, ठीक है ना। ये दो चीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है यूएचटी, यूएचटी मेथड होता है, इसमें लगभग 135 डिग्री से लगभग 150 डिग्री पर, है ना, गर्म किया जाता है मात्र 1-2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 1 से 2 सेकंड के लिए, और इसको तुरंत फिर ठंडा किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस होता है, 71.7 पर 15 सेकंड, और 62.8 पर 30 मिनट, और कितना हो जाता है यूएचटी 135 से 150 पर। ठीक, चलिए ये भी प्रश्न दरोगा में पूछा है। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पौधे को उसके तने से आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है। इसका कारण क्या? देखिए, एक पेड़ नम जब मौसम रहे तब एक पेड़ की टहनी को फट से काटिए तो देखिएगा कि बूंद जैसा निकलेगा। अचानक काटिएगा झटके से तो देखिएगा कि जहां काटे हैं वहां पर बूंद जैसा निकलेगा। वो क्यों? तो वो मूल जड़ का प्रेशर, जैसे जाइलम के बारे में सुना है ना कि वो जल को नीचे से ऊपर ले जाती है, तो वो ले जाते ही रहती है। मूल दाब होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा? मूल दाब। मूल का जो प्रेशर है उसी प्रेशर से ये निकलने लगता है, राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा है भैया। चलिए, वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है। ऑर्किड देखिए, ये होगा सहभोजिता। दो चीज यहां पर आता है। सहभोजिता में एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को नहीं, दूसरा को न लाभ होगा न नुकसान होगा। एक इसी तरह से मिलता जुलता आता है सहजीवन संबंध, जो आपने लाइकेन पढ़ा है ना। लाइकेन अगर आपने पढ़ा होगा तो लाइकेन में क्या है? लाइकेन में क्या है कि एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। तो इसमें दोनों को लाभ होता है, लेकिन इसमें दोनों को लाभ नहीं होगा। एक को लाभ होगा लेकिन दूसरा को हानि नहीं होगा। लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं। ये होता है सहभोजिता। चलिए, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह कौन है गैस? तो वह हो जाएगा CO2 हो जाएगा। देखिए, NaHCO3 जान ही रहे होंगे क्या है NaHCO3? ये है खाने वाला सोडा। ये क्या है? खाने वाला सोडा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है। और एक होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, है ना। ये होता है धोबिया सोडा या धोबन सोडा, धोने का सोडा। दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आता है। चलिए, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नाइलॉन 6 के लिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। चलिए, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है ना। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र जानते हैं ना। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? हाफ 1/2 mv², यही होता है ना, mv²। ठीक, तो क्या कह रहा है? वेग को आपको कह रहा है कि प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना कर दिया जाए। तो अगर वेग को आप 1/3 करेंगे तो भाई वेग का स्क्वायर होगा ना। तो वेग का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 1/9। तो 1/9 यानी कि k/9, क्योंकि कुल गतिज ऊर्जा k है ना, तो k/9। ठीक ना, समझ गए आप?
मुझे लगता है समझ ही गए होंगे। आइए, और अगर 2 गुना कहेगा तब देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर यहां कहता कि 2 गुना, क्यों ऐसे कर रहा भाई, अगर यहां कहता तो कि 2 गुना तो भाई 2 के स्क्वायर कर देते। अगर यहां कहता कि 4 गुना तो 4 के स्क्वायर कर देते। मतलब वेग ही बढ़ेगा ना, तो वेग का स्क्वायर कर देंगे, उतना बढ़ जाएगा। चलिए देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। अर्धचालक देखिएगा, ध्यान समझिएगा। एक होगा आपका चालक, एक होगा चालक और एक होगा अर्धचालक। एक होगा अर्धचालक। देखिए अगर चालक को गर्म करोगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अर्धचालक को अगर गर्म करोगे तो प्रतिरोध घटता जाएगा, ठीक ना। अगर चालक को ठंडा करोगे तो प्रतिरोध घटता जाएगा। अगर अर्धचालक को ठंडा करोगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। मतलब एक दूसरे का विपरीत है। तो गर्म करने पर अर्धचालक, तो अर्धचालक है, गर्म कर रहे हैं तो घटेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है। चलिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण। तो सूर्य पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, तो वह है नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा। और परमाणु बम, हाँ आ ही गया। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, तो परमाणु बम विखंडन पर है और सूर्य में होता है जो प्रोसेस वो नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम होता है विखंडन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। यह किस कार्य में आता है, तो भैया यह आता है मंदक। कहाँ है, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, इसको भारी जल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भारी पानी या भारी जल। इसका प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे मंदक। आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू क्या होगा, हाफ H2O होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम पूछता है तो 2H2O होगा। CaSO4 इंटू 2H2O, ये तो नहीं होगा। CaSO4 H2O नहीं होगा। CaSO4, हाँ ये होगा। देखिए ये हाफ H2O है ना, ये हाफ H2O होगा। ये 2H2O तो ये है, ये होगा बी राइट आंसर। हाफ H2O करना पड़ेगा, आधा H2O। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रहे तब हाफ H2O होगा, हाफ मतलब आधा, और जिप्सम रहे तो 2H2O होगा। दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछता है और कंफ्यूजन भी होता है। खनिज है एक अकार्बनिक ठोस खनिज। चलिए, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता जो होती है वो चांदी की होती है। चांदी की, ठीक है ना, चांदी की होती है। और सबसे तन्य धातु या आघातवर्धता धातु, तो वो हो जाता है सोना, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए, वॉशिंग मशीन कार्य करता है तो यह अपकेंद्रण की अभिकेंद्रण। देखिए यही दोनों में कंफ्यूजन होता है, अपकेंद्रण की अभिकेंद्रण। वॉशिंग मशीन में आप क्या धुलते हैं, तो वॉशिंग मशीन में आप धुलते हैं कपड़ा, यही ना। देखिए कपड़ा में आपको कप आए तो कप मतलब यहां आप कर सकते हो, अगर भूलते हो तब, है ना। आप भूलते हो तो ध्यान रखिएगा, अपकेंद्रण तकनीक। चलिए, न्यूटन का पहला गति नियम संबंधित है जड़त्व से, है ना, बहुत इजी प्रश्न है। ईसीजी जिस अंक की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। देखिए पहले तो आपको ईसीजी का फुल फॉर्म कमेंट करना है, क्योंकि बहुत पूछता है ईसीजी और एक पूछता है ईईजी, है ना। ईसीजी और ईईजी दोनों कमेंट करिए। एक होता है कार्डियो कौन, अब इतना तो आपको हिंट दे दिए, कर ही लेंगे आप। और एक मस्तिष्क से होता है और एक हृदय से होता है, दोनों अलग अलग हैं। तो ईसीजी जो है यह कार्डियो है, ध्यान रखिएगा, कार्डियो है, यानी कि हृदय से होगा। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोनों से। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। दो सिद्धांत आपको पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और एक द्रव्यमान का सिद्धांत, है ना, द्रव्यमान संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण होगा लेबोजियर, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होगा तो वो होता है प्राउस्ट ने। ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखना है आपको।
जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड में ही हुआ था ना। चलिए, विलियम ओस्टवाल्ड के द्वारा मोल शब्द को प्रस्तावित किया गया। मोल शब्द को, मोल ना पदार्थ की मात्रा, इसी का यूनिट है मोल। मूल इकाई की संख्या 7 है, ध्यान रखिएगा 7, जिसमें आपको मोल है पूछेगा कि मोल का भैया कब हुआ था मोल किस प्रस्तावित, तो ये बताएंगे 1896 में ही प्रस्तावित हुआ था। चलिए, इलेक्ट्रॉन का पता किसने किया था? देखिए 3 पूछेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगा। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है थॉमसन, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है थॉमसन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आएगा तो जेम्स चैडविक याद रखिएगा, और प्रोटॉन आएगा तो रदरफोर्ड याद रखिएगा। कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी देता है ना, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों देता है, तो ध्यान रखिए।